नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास के द्वारा जो फैसला लिया गया जातीय जनगणना का, उस पर पूरे देश में हलचल है। और इसी हलचल को कुछ दल वाले, बिहार में जब चुनावी वर्ष है, चुनावी मौसम चल रहा है, तो कुछ दल वालों ने इसको मुद्दा बनाया है। और जो सत्ता में दल रहे हैं कुछ दिन पहले, वो या कांग्रेस इसको श्रेय लेना चाहती है। तो इसी क्रम में आज हमने जातीय जनगणना को लेकर जदयू और दूसरे दल के लोगों से भी राय लिया है। तो उसी क्रम में हम असली देशी पार्टी, जो बिहार गठबंधन के मुख्य भूमिका में है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी व उनके दो अन्य पदाधिकारियों से बात करेंगे कि ये जातीय जनगणना पर क्या विचार रखते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी कल कैबिनेट की बैठक हुई और नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में और भी बातें होनी थी, लेकिन मुख्य रूप से छन करके जातीय जनगणना आई। तो इस जातीय जनगणना से बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जातीय जनगणना कराना ये उचित है। हम इस जनगणना के जो सर्वेक्षण होने वाले हैं, इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल पानी का नहीं है, सवाल प्यास का है, सवाल जनगणना का नहीं है, सवाल बेरोजगारी का है। आज जो हालात है देश का, बद से बदतर है। सड़क पर बेरोजगार बहुतों प्रकार की मुसीबत में लाइन में खड़ा है। रोजगार देने का वादा किए थे कि 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या हुआ आदरणीय मोदी जी? हाँ, जनगणना कराते हैं तो इसके लिए हमारी पार्टी की तरफ से और बिहार गठबंधन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हम याद करा देना चाहते हैं कि इस जनगणना में निष्पक्षता रहेगी या नहीं रहेगी। यह जनगणना अभिशाप का शिकार तो नहीं हो जाएगा। इसमें भी धांधली बहुतों प्रकार के विभागों की तरह हो जाएगी। ये संशय का विषय है। हम तो चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि यदि आप जनगणना कराते हैं तो जिसकी जितनी भागीदारी होगी, जिसकी जितनी आबादी होगी, उस हिसाब से सरकारी नौकरियों में उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए। अतएव यदि शोषित समाज के लोगों का, अति पिछड़ा समाज के लोगों का, दलित समाज की आबादी यदि जनगणना में सबसे अधिक मानी जाती है या जनगणना में उभर के सामने आती है, तो क्या आप न्यायालय में चलने वाले कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करेंगे? ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी से सवाल है कि जनगणना होना यह बेहद खुशी की बात है, लेकिन इसमें विभागों के तौर तरीके के अनुसार धांधली होना ये संशय का विषय है। नियमित 10 साल पर जो आम जनगणना हुआ करता है, वो 2021 में होना था, लेकिन 2021 में किसी खास कारणवश नहीं हुआ। उसके बावजूद 4 साल और हो गए, ये आम जनगणना के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। आम जनगणना कराने में भारत सरकार दिलचस्पी नहीं ले रही है, तो क्या जातीय जनगणना सफल रूप से करवा पाएगी? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को हमारे पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप हमारे पार्टी के विचारधारा को लोगों के बीच लाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको फिर से साधुवाद देता हूं। जहां तक
2021 के बाद 2021 में जनगणना होना था और सरकार ने नहीं कराया। यहीं पर सरकार की मंशा पर शक होता है कि आखिर आपने क्यों नहीं कराया। जब तक एक पूरी आबादी में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, अगर उसको उतनी भागीदारी नहीं मिलती है तो हम समग्र समाज के विकास की बात कैसे करते हैं। ये तो सीधी बेईमानी है, लोगों के साथ एक छलावा है। तो ये तो सबसे पहले होना चाहिए था। चलिए, देर आए कोई बात नहीं है। मैं वर्तमान केंद्रीय सरकार के इस निर्णय का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि जातीय जनगणना कराने का उन्होंने निर्णय लिया है और इससे जो है हमारे समाज का जो सही स्वरूप है वो सामने आएगा। बशर्ते शर्त ये है कि ये जनगणना ईमानदारी से होनी चाहिए। अभी तक केंद्र सरकार के सारे क्रियाकलापों पर प्रश्न चिन्ह उठे हैं। उन्होंने अब तक के अपने काम से ये दिखाया है कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को किस तरह से हाईजैक किया जाता है और हमारा अभी तक लगभग सारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हाईजैक है। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन यादव जी ने बताया कि न्याय प्रणाली में जो ये कॉलेजियम सिस्टम है, इस पर भी जो है एक खास परिवार का एक जो है आधिपत्य रहा है शुरू से। तो जब हमारा न्याय का मंदिर ही आशंका के घेरों में रहेगा तो फिर एक आम आदमी कहाँ जाएगा, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये जनगणना होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। अब देखते हैं आगे केंद्र सरकार इसको कहाँ तक जो है असल में जनगणना करा पाती है और हमारे समाज का कौन सा स्वरूप उभर कर आता है कि या हमारा जो सही चित्रण है समाज का वो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो ये रिजल्ट से, ये जनगणना के पूरे सारांश से जो है ये पता चल जाएगा। आज़ादी के बाद जो भारत का संविधान बना और उसमें पिछड़े जाति के लिए, अति पिछड़े जाति के लिए, दलित, एससी, जो भी सभी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्या ये 75-80 सालों में आरक्षण का लाभ समुचित रूप से उन जातियों को मिल पाया है जो जातीय गणना के बाद मिल पाएगा? अगर आप हमसे पूछते हैं तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं मिला है। अगर वाकई में ये हिस्सेदारी मिली होती तो आज हमारा दलित वर्ग इतना पीछे नहीं होता। 75 साल 77 साल एक लंबा अरसा होता है। हमारे कई मुल्क, आज जापान है जहाँ की 1945 में परमाणु विस्फोट हुआ और जापान आज हमसे कम से कम 50 साल से भी ज़्यादा आगे है और लगभग उसी आसपास हमने भी आज़ादी पाई 1947 में, और हम आज कहाँ हैं। तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान जो है, उन्होंने बड़ा अच्छा इसका विश्लेषण किया था और बड़ा अच्छा उन्होंने ये संविधान लिखा था कि दलितों को जो है उसका वाजिब हक मिलना चाहिए। लेकिन दरअसल उन्होंने एक और बात बोला था कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो बीमारी है वो यही है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल, ये जो है ये कभी भी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो है आज ये स्थिति है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब लोग दलित अपना अधिकार जानने लगे हैं, समझने लगे हैं और वो उनका अपना अधिकार जो है वो लड़कर लेंगे। तो अब जो है वो फिजा और समा बदलने वाली है। जब तक दलित वर्ग हो या जो आम लोग हैं, जो गरीब हैं, उन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, वो शिक्षित नहीं होंगे, तो क्या जातीय जनगणना और आरक्षण उन्हें आगे बढ़ाने में सफल हो पाएगा? पहले मैं आपके चैनल पर जितने भी देश प्रदेश के आदमी देख रहे हो, मैं सभी को क्रांतिकारी सलाम, आदाब और नमस्कार करता हूं। आपने मीडिया भाई बोले जनगणना के आधार पर, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी भी है ना, खंडन किए हैं कि जो स्थिति पहले का था जनगणना का, अपने कराने का करवा लिए, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले बेरोजगारों पर कि बेरोजगारी अभी चरम सीमा पर है। तो मैं जनगणना का भी है ना 100% हम समर्थन करता हूं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। मगर आप जो कहे थे कि साल में है ना 2 करोड़ हम नौकरी देंगे और बेरोजगार को है ना स्वरोजगार देंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आप अभी तक अपने वादा पर ना संतुष्ट नहीं हुए हैं। जो 2000 का नोट 7 वर्ष नहीं चला पाए, आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं कि 2 करोड़ बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे, तो हो सकता है आपका जातीय जनगणना भी है ना पटल पर ही रह जाएगा और
जिस आधार से दलित वर्गों को आरक्षण मिलता था उसमें भी आप कटौती करने का है ना काम करने का काम, यानी जो होता है ना, जो एगो आता है बाढ़ तो काटते 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 कहाँ चले गए। आप जनगणना का भी है ना सही से उपयोग नहीं कर पाइएगा नरेंद्र दास मोदी जी। और रह गई, मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र दास मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, आप जातीय जनगणना करवाइए, मगर आप पूरे भारत देश में आप बेरोजगारी भी जनगणना करवाने का काम करें। कहते हैं ना कि काम करो वैसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, और काम करो वैसा कि पहचान बन जाए। ज़िंदगी तो हर कोई काट लेते हैं मेरे भाई, ज़िंदगी जियो ऐसा एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। मैं आपके जनगणना को है ना 100% समर्थन करता हूँ, मगर आप बेरोजगारी का भी है ना जनगणना निकालिए नरेंद्र दास मोदी जी। मैं इन्हीं चंद वाणी के साथ अपना वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद। शिक्षा जो एक हथियार है आम लोगों को आगे बढ़ने में, नई शिक्षा नीति आई जिसमें ग्रेजुएशन करना 3 साल की जगह 4 साल हो गया, और इन 4 साल में 8 परीक्षा होना है और 8 बार ये दाखिला लेना है। ये जो बार बार एडमिशन होगा, बार बार परीक्षा होगा, और उसके जो नामांकन फ़ी और परीक्षा फीस लिए जाएंगे, इससे गरीब बच्चों पर जो एक्स्ट्रा बोझ पड़ा है, इससे शिक्षा बच्चे ग्रहण कर पाएंगे या नहीं? ये तो सच है कि शिक्षा में राजनीतिकरण है साहब, ये ठीक नहीं। माँ बाप अपनी संपत्ति को बेच करके हर एक बहन और ख़ास करके अपनी माँ गहना जेवर को बेच करके अपने कलेजे के टुकड़ा को पढ़ाई लिखाई कराते हैं कि बहुत जल्दी मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन एमए पीएचडी करके हमारा बेटा रोज़गार करेगा। उसे क्या पता कि शिक्षा में भी राजनीति ऐसे खिलवाड़ करेगी और साजिश रचेगी कि मेरा बेटा 3 साल के बदले 4 साल का शिकार हो जाएगा, 4 साल का शिकार हो जाएगा। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह देते हैं और सरकार को याद करा देना चाहते हैं और मांग भी करते हैं कि शिक्षा के नाम पर अरबों रुपये खर्च होता है, करोड़ों अरबों रुपये जब खर्च होता है तो फॉर्म भरने के नाम पर, एडमिशन लेने के नाम पर इतना पैसा काहे ले वसूल करते हैं। अरे फॉर्म भरना और एडमिशन लेना सरकारी कॉलेज हो या सरकारी स्कूल हो, माफ़ कर देना चाहिए, ताकि किसान का बेटा हो या इंजीनियर का बेटा हो या एमपी एमएलए मिनिस्टर के बेटा हो, सबको शिक्षा एक समान मिलना चाहिए। और गरीब का बेटा भी पैसे के अभाव में अपनी शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, कारण कि उसे आर्थिक का अभाव होता है। आर्थिक अभाव के चलते अपने शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अरे फॉर्म भरने वाली जो फीस होती है, नाम लिखाने के नाम पर जो पैसा लिया जाता है, उसको माफ़ कर दीजिए, तब पता चल जाएगा कि शोषित वंचितों का जो समाज है, जो बड़ी आबादी है, दलितों की जो आबादी है, तो गरीब का बेटा, रिक्शा और ठेला चलाने वाले और चाय बेचने वाले का बेटा बेटी भी एमए पीएचडी कर जाएगा। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये भी याद करा देना चाहते हैं कि जब नए प्रकार से शिक्षित हो जाएगा समाज, तो शिक्षा विनाशक नहीं बनेगी, ऐसा जतन करेगी, उत्थान करेगी हर जिंदगी का, लेकिन पतन नहीं करेगी। आजकल जो जनगणना का माहौल देश को दिए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो ये संशय का विषय इसीलिए है कि हमारे एक भाई बोले हैं कि देखिए नोटबंदी भी हुई थी, ये सफल नहीं हो सका, एक से कोरोना को भगाने के लिए थाली पिटवा दिए थे। अरे जो भी कहते हैं, घोषणा करते हैं,
उसमें तो न कहीं कारण लग जाता है और कहीं न कहीं असफलता हासिल हो जाती है। तो एक बात हम याद करा देना चाहेंगे कि यह देश को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। कारण कि मोदी जी वादा किए थे कि 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और बिहार में आके बोले थे कि 10 लाख लेना है, 10,000 करोड़ लेना है कि 50 लाख करोड़ लेना है। जो 125 लाख करोड़ हमने बिहार को दिया वो भी झूठा साबित हो गया, बिहार के साथ छलावा हो गया। तो हमें ऐसा संशय है कि यह जातीय जनगणना आगे में आने वाला विभिन्न राज्य में चुनाव होने वाला है, देश के युवाओं को और ख़ास करके देश की जनता को गुमराह करने के लिए जातीय जनगणना की सिफारिश हुई है। अरे रोज़गार करने की सिफारिश होनी चाहिए और देश के लोगों को खास करके एक नए टेक्निक के स्तर से आगे बढ़ाने की बात होती है। हम तो कहते हैं कि जो किसान हैं, ज़रा बताइए कि मारुति कार के बिना हम जी सकते हैं, मोबाइल के बिना जी सकते हैं, और जो है ना बिना एसी का हम जी सकते हैं, लेकिन ये सब बेचने वाला सब अरबपति है, और जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं भोजन के बिना, तो वह फसल कौन उपजाते हैं? किसान। वह किसान सबसे गरीब है। तो किसानों के हालात इतनी दयनीय है। आज देखिए कि हालात किसान लोग का बाल बच्चा मिट्टी में खेल करके बड़ा होता है, उसकी छाती चौड़ी होती है और भुजा लंबी होती है और मिलिट्री की बहाली में दौड़ने के लिए जाता है, तो उसका सिलेक्शन आर्मी और मिलिट्री सैनिक में हो जाता है। वह किसान का बेटा जा कर के देश के सरहद की सुरक्षा करता है, और देश के सरहद की सुरक्षा किसान का बेटा करेगा, और हलवा पूरी और एसी में बैठ कर के चम्मच से रसगुल्ला खाली मिनिस्टर, एमएलए और अरबपति बाप का बेटा करेगा। ये फैसला नहीं हुआ, फैसला तो अब होगा, फैसला अब होगा। जदयू के 2 प्रवक्ता ने आज अपने इंटरव्यू में कहा कि चुनाव के समय है, चुनाव में लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो नागमणि जी के सवाल पर कि नागमणि जी ने बिहार गठबंधन बनाया है, तो नागमणि जी के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा ऐसे लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं और उनके आने से एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कौन नेता क्या बोले हैं हम तो नहीं जानते। हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं कि जन जन का जो लोकप्रिय नेता हैं, देश के केंद्र का पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जिसके पिता के कहने पर एक नारा था कि 100 में 90 शोषित है, बाकी भाग हमारा है। उस नाम पर पूरे उत्तर भारत में एक नई क्रांति उभर आई थी। उन्हीं का लड़का है आदरणीय नागमणि कुशवाहा, जिसकी लोकप्रियता बिहार में इतनी है कि किन प्रकार यदि राजनीति में यदि चुनाव का समय हो और चुनाव के समय यदि कोई पार्टी यदि आदरणीय नागमणि कुशवाहा का नाम न ले, ये हो नहीं सकता है। और आदरणीय नागमणि कुशवाहा के इशारे पर कुशवाहा समाज का वोट चलता है। आदरणीय नागमणि कुशवाहा इतने प्रकार से लोकप्रिय नेता हैं कि उनके कदम रखते हैं राजनीति में एक नए भूचाल आ जाती है। जिस डायरेक्शन में जाते हैं उस डायरेक्शन में एक विचारधारा चलती है। इसीलिए हम तो कह देना चाहते हैं कि नागमणि कुशवाहा जैसा लोकप्रिय नेता सिर्फ नेता नहीं है, एक विचारधारा है जिसकी ज़रूरत बिहार के लिए, बिहार के शोषित, वंचित, अति पिछड़ा और दलित समाज के लिए हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। अभी आप असली देशी पार्टी के कार्यालय से असली देशी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी के साथ उनके अन्य 2 पदाधिकारियों को सुना। इन लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना हो, लेकिन साथ साथ
बेरोजगारों का भी गणना हो और इन दोनों गणनों का जो आंकड़ा हो उसे ईमानदारी से पेश किया जाए, उसे ईमानदारी के साथ जनता के बीच में रखा जाए। सर, आप लोगों का आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। चलिए, स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष समाचार आपका यह चैनल है, इसके लिए हमारी पार्टी की तरफ से और बिहार गठबंधन की तरफ से लाखों करोड़ों की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल कोई पेड न्यूज़ नहीं चलाता और न किसी के दबाव में कोई गलत बात, कोई अफवाह फैलाने का काम करता है। आप आम दर्शकों से आग्रह है, सही और ठोस न्यूज़ को जानने के लिए, समझने के लिए सत्य श्यामला को देखते रहें। धन्यवाद।